ऑप्शन मु टिके ऐड कर दिए मो वीडियो गुड़ा। ओके ठीक है मो वीडियो देखा समस्त राइट हाँ देखा हाँ तो आज हम स्टार्ट करथिले टोटल पेंसिल रे स्टिल लाइफ सब्जेक्ट केंदी बनेगा ठीक है तो सारा ऑब्जेक्ट इतना बड़ा जब दिखेगा कंपोजिशन तो आपको डर लगेगा मुझसे नहीं होगा आप ऐसे सोचोगे पर इस पूरे ड्राइंग में से हर एक चीज आप बना पाओगे कोई भी एक चीज है छोटा सा गार्लिक बना पाओगे आपको ये छोटा सा यूटेंसिल बना पाओगे ये लैंटर्न बना पाओगे ये बुक भी बना पाओगे ये वुडन क्या वुडन पीस से क्लॉथ वगैरह अगर एक एक चीज देखोगे तो आपसे हो जाएगा कुछ ना कुछ हो जाएगा पर इतने सारे चीज को जब आप देख रहे हो तो आपको क्या लगता है कि ये सारे चीज एक ही साथ नहीं बन पाएंगे उसका एक ही मतलब है कि आप बहुत ज्यादा ऑब्जर्वेशन नहीं कर रहे हो एक एक चीज पे टाइम नहीं दे रहे हो या फिर देना नहीं चाहते तो इसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि हर एक चीज को आपको बारीकी से देखना पड़ेगा बारीकी से कैसे देखोगे उसको डिफरेंट डिफरेंट स्लाइसेस करोगे डिफरेंट डिफरेंट कर्व में या फिर स्ट्रेट लाइन में उसको डिवाइड करोगे हम लोग का तीन लाइन जरूरत पड़ता है एक स्ट्रेट लाइन कर्व लाइन और एक फ्री हैंड लाइंस तो ये हो गया फ्री हैंड लाइन जो आप ये जो देख रहे हैं ये वाला हम लोग कोई सिमेट्रिक लाइन नहीं है ये है हमारा फ्री हैंड लाइन बाकी जितने कर्व्स देख रहे हो यहाँ पे लैंटर्न का अंदर में ग्लासेस स्ट्रेट लाइन ये सारे देख रहे हो ये सारे स्ट्रेट लाइन और कर्व लाइन यूनिफॉर्म होते हैं फ्री हैंड लाइन यूनिफॉर्म नहीं होते हैं ऑब्जेक्ट का हिसाब से आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा तो ये एक एक चीज को बनाने के लिए मैंने बोला कि उसको स्लाइसेस करना है इस तरह से ऑब्जेक्ट को स्लाइसेस करना है डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट बनाना है जहां पे ऑब्जेक्ट का डायमेंशन चेंज होता है वहां पे एक कर्व अगर ये कर्व लाइन का सब्जेक्ट है तो जहां पे डायमेंशन चेंज हुआ है जहां पे पतले से मोटे हो रहे हैं या फिर मोटे से पतले हो रहे हैं वहां पे डायमेंशन चेंज हो रहा है वहां पे एक कर्व लाइन आपको लगाना है जैसे कि इसका हाइट आपने देख लिया कि ये इतना से इतना बड़ा होगा फिर ऊपर में आपने देख लिया विड्थ इतना होगा तो एक तो छोटा सा कर्व कर्व का मोटाई कितना होगा पतला कितना होगा वो आपको कैसे देखना है आपका आई लेवल पे डिपेंड करता है आप ऊपर से नीचे देख रहे हो अगर ऑब्जेक्ट बहुत ज्यादा नीचे रहा तो कर्व बहुत ज्यादा वाइडर होगा अगर आपका आई लेवल तक धीरे धीरे आ रहा है तो वो थिन होते जाएगा और जब आई लेवल में सेम हो जाएगा वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आ जाएगा एक कप उठा के देख लेना ग्लास उठा के देख लेना जब ये आई लेवल का पास में रहता है तो बिल्कुल स्ट्रेट दिखता है जब नीचे 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 आता है तो वाइडर वाइडर हो जाता है तो फिर एकदम नीचे तक देखोगे तो एकदम सर्कल दिखेगा तो इस तरह से आपको इसको डिवाइड करना है कि कर्व इतना बन गया नीचे में इतना हाइट है
तो इसका कहाँ पे चेंज हो रहा है डायमेंशन, यहाँ पे उसका थिकनेस अंदर तक जा रहा है, पतले होते जाएंगे, तो यहाँ पे एक लगाना है कर्व, यह जगह पे कर्व लगाना है। ये चीज कैसे आपको देखना है, आपको ऑब्जेक्ट मेन ऑब्जेक्ट से रिलेट करना है कि यहाँ से यहाँ तक मुझे यहाँ पे एक तो कर्व छोटा सा देना है, फिर इसको यहाँ पे मैं जोड़ पाऊंगा ये लाइंस, फिर यहाँ से ये फिर स्ट्रेट चले गया, फिर यहाँ पे खत्म, यहाँ से फिर वाइडर होगा, तो यहाँ पे मुझे एक लाइन लगाना है, यहाँ पे एक कर्व फिर छोटा सा लगाना है। इसका विड्थ कितना होगा, ऊपर जितना होगा उससे थोड़ा वाइडर होगा, क्योंकि ये आई लेवल का नीचे से जा रहा है। अब आई लेवल ऊपर में आपका है, आप ऊपर देख रहे हो, पर ऑब्जेक्ट ये नीचे है, तो इसका विड्थ थोड़ा ज्यादा होगा। फिर इसका नीचे जो रहेगा कर्व, उसका विड्थ और ज्यादा वाइडर होगा, ओपन होगा, ये ज्यादा ओपन, उसके बाद ये ज्यादा ओपन, इस तरह से होते जाएंगे। तो जहां जहां पे इसका कर्वेचर चेंज होते जाएगा, मोटापा चेंज होते जाएगा, वहां पे एक एक तो कर्व आपको लगाना है। रेफरेंस के लिए ये बेंड ना हो, एक रेफरेंस स्ट्रेट लाइन बीच में लगा देना अच्छा रहता है। मैं भी यूज करता हूँ कि ऑब्जेक्ट बेंड ना हो जाए, इसलिए पहला कर्व लगाने का बाद मैं उसको स्ट्रेट लाइन नीचे में कर लेता हूँ, और नीचे का हाइट देके नीचे में कर्व लगाता हूँ, तो कि आपका ऑब्जेक्ट जो भी बने, यहाँ 50 यहाँ 50 आप कर्व करते जाओगे, तो ये बेंड नहीं होगा। ज्यादातर आप लोग का यही होता है, जो भी बनाते हैं ऑब्जेक्ट आप लोग बनाते हैं ना, मुश्किल ये होता है कि कहीं से इधर बेंड हो जाता है, नेक वहां बेंड दिखता है। तो अगर स्ट्रेट लाइन बीच में एक रेफरेंस लाइन हल्का सा लगा लोगे, जो कि आपको बाद में इरेज कर देना है, तो ये बहुत ज्यादा हेल्पिंग लाइन रहता है। ये सारे लाइंस, ये सारे लाइंस हेल्पिंग लाइन रहते हैं, आपका यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट बनता है। ठीक है, तो यहाँ से ज्यादा वहां से ज्यादा नहीं बन जाएंगे। यहाँ जितना आप लोगे साइड में, इसको जितना यहाँ पे लोगे साइड में, इसको इतना ही साइड लेना है, फिर उसको जोड़ देना है, तो कर्व बिल्कुल सेम रहेगा। तो एक एक ऑब्जेक्ट को आपको बनाना है, उसके लिए आपको टूल्स की जरूरत है, मैं बता चुका हूँ आज। 2B से लेके 10B का पेंसिल तक आप ग्राफाइट में बनाओगे, चारकोल में बनाओगे, अलग हो गया मीडिया। आज हम लोग बना रहे ये पेंसिल पे, ये टोटल वर्क जो है ये सारे यहाँ पेंसिल का स्केच है। तो पेंसिल जब बनाओगे आपका स्टार्ट करना है 2B पेंसिल में। ड्राइंग जब बनाना है उसको भी आप 2B में ही कोशिश करो, HB शायद आप लोग ना ही करो, वो पेपर गंदा करेगा आपका, स्क्रैच कर देगा पेपर, आप नहीं कर पाओगे, बहुत ज्यादा प्रेस कर दोगे, बहुत हार्ड होते हैं। तो आप 2B में स्टार्ट करना, 2B में ड्राइंग बन गया, फिर 2B में आपको शेडिंग स्टार्ट कर लेना। तो जब शेडिंग स्टार्ट करोगे, ये ड्राइंग में हर जगह पे जहां जहां पे भी लाइट है, जहां जहां पे भी बहुत सारा लाइट है, फिर मीडियम टोन है, फिर डार्क टोन है, वो सारे टोन को आपको भरना है, रिटेनिंग ये व्हाइट, ये ब्राइट लाइट को छोड़ के हर जगह पे आपको शेड्स भरना है 2B में, स्टार्टिंग से लेके एंड तक। आप लोग क्या करते हो, जहां पे लाइटर है वहीं पे 2B भर देते हो, फिर इसको छोड़ देते हो 4B के लिए, फिर इसको छोड़ देते हो 6B 8B के लिए। ऐसा नहीं करना है, उसी में ही लाइटर होगा, मीडियम होगा, डार्कर भी होगा। 2B में भी कुछ परसेंट तक डार्कर आ जाते हैं, जो कि करीब करीब 4B के पास पास होते हैं। तो 2B में पूरा स्टार्ट करना है, मीडियम टोन भी देना है, डार्कर टोन 2B में जितना हो पाएगा उतना आपको देना है, पर ये व्हाइट पोर्शन को रिटेन करते हुए यहाँ पे टच नहीं करना है, इसका अंदर नहीं जाना है। अगर यहाँ पे कर रहे हो, यहाँ पे कर रहे हो, यहाँ पे आपको हो सकता है कि आपका हाथ लग के ये बेस पोर्शन लग के, यस बंदी कर दूंगी। किसी को पूछना है तो एंड में पूछ लेना, ठीक है, जो भी किसी का है डाउट एंड में पूछ लेना, बीच में नहीं। तो क्या करता, अगर यहाँ पे मैं शेड करते करते यहाँ पे मैंने लाइट रिटेन किया हुआ और यहाँ पे मैं शेड कर रहा हूँ, ऐसा हो सकता है कि मेरा हाथ का ये पोर्शन लग के शेड यहाँ पे उसका अंदर चले जाए, ये व्हाइट पोर्शन और व्हाइट ना रहे, वो बहुत ज्यादा मुश्किल वाला बात है। तो आप ऐसा कर लेना, एक सेकेंड व्हाइट पेपर या फिर बटर पेपर या फिर कोई कार्ड यूज कर लेना, जो कि आप उसको रिटर्न करके उसका ऊपर में प्रोटेक्ट करके इसका ऊपर में एक पेपर रख लेना, फिर यहाँ पे ऊपर में स्केच करना। बटर पेपर ज्यादा अच्छा होता है क्योंकि वो शेड्स आपका नहीं लेता है। बटर पेपर कोई हो या फिर कोई ऑयली कार्ड हो, ग्रीटिंग कार्ड, बर्थडे कार्ड हो, तो उस तरह से कार्ड एक रख के प्रोटेक्ट करके आपको हाथ लेके काम करना है। नहीं तो आप ऊपर में काम करोगे नीचे खराब होता जाएगा, फिर उस यहाँ पे काम करोगे उसका नीचे और कुछ रहता जाएगा, फिर वो खराब होता जाएगा, फिर आपका आउटपुट इतना नीट एंड क्लीन नहीं रहेगा। फिर आप यहाँ काम करोगे ये खराब होगा, यहाँ काम करोगे यहाँ काम खराब होगा, फिर यहाँ करोगे यहाँ पे खराब होगा, क्योंकि आपका यहाँ पे सारे शेड्स आगे होंगे पेंसिल्स का। तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए बोर्ड या फिर बटर पेपर यूज कर लेना, उसको हमेशा ही रखना पास में। तो जैसे ये ऑब्जेक्ट बन जाता है 2B में, फिर आपको
2B को बिल्कुल छोड़ देना है, 4B लेना है। 4B में फिर उसको स्टार्ट करना है कहां से, 2B से, जहां से स्टार्ट किया वहां से नहीं। 2B का वैल्यू जहां पे डार्क आपका सेकेंड टोन जहां पे आया, ये सेकेंड टोन जहां पे आया, यहाँ पे आपको 4B से स्टार्ट करना है, 2B को रिटर्न करना है। पर वही जब भी आप रेंडरिंग करोगे तो 2B का ऊपर से ही लेके हल्का हल्का सा डार्क करते करते, प्रेशर देते देते डार्क तक जाओगे, फिर अल्टीमेट डार्क तक 4B में भी जाओगे। 6B में भी सेम वैसे करना है, 2B और 4B का लाइन छोड़ते हुए उसका ऊपर में रेंडरिंग करते हुए पूरा अल्टीमेट डार्क तक, फिर आपको यहाँ तक फिर जाना है। फिर 8B में भी वैसा, ये सारा चीज छोड़ के एकदम डार्कनेस जगह पे आपको डार्क करके रेंडरिंग करके 6B जहाँ पे है वहां पे करना है। अब मुझे नहीं लगता कि आपको यहाँ पे 10B जरूरत पड़ेगा। 10B रेयरेस्ट ऑफ द केस में आपको 10B यूज करना है, पोर्ट्रेट्स वगैरह यूज कर रहे हो, हेयर्स पे, आई बॉल पे, नोज बॉल पे, डार्केस्ट एरिया पे आपको यूज करना है। अदरवाइज आपका 8B में भी काम हो जाने वाला है। इतना डार्क भी आपको शायद मुझे नहीं लगता कि ये सारे 8B से और ज्यादा जरूरत पड़ेगा, 8B में हो जाएंगे। यहाँ पे व्हाइट रखना है, ऑब्जेक्ट बन जाएगा। सिमेट्रिक ड्राइंग है तो आपका शेडो बनेगा ही बनेगा, अच्छा से डायमेंशन अच्छा दिखेगा। उसके बाद आपको बेस बनाना है, बेस में शेडो बनाना है। शेडो क्या डिपेंड करेगा, आपका लाइट कितना शार्प है, क्वालिटी ऑफ लाइट कितना हार्श है, कितना स्ट्रॉन्ग है। अगर लाइट ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा उसका शेडो उतना ज्यादा डार्क होगा। लाइट अगर बहुत फेंट है, ट्यूबलाइट है, छोटे से लाइट है, तो शेडो उस तरह सा डार्क नहीं आएगा। अगर यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे कितना डार्क है, इसका मतलब ये रूम में बहुत ज्यादा लाइट है। अगर सनी वेदर में, क्लाउडी वेदर में हम कोई ऑब्जेक्ट लेके बाहर में करेंगे तो शायद हमको शेडो मिलेगा जरूर, लाइट का एंगल से साइड शेडो मिलेगा जरूर, पर डार्क शेडो या फिर परफेक्ट एज वाला शेडो नहीं मिलेंगे। इसके लिए हमको सिंगल सोर्स वाला लाइट चाहिए, ब्राइटर लाइट चाहिए, तभी हम लोग इस तरह सा शार्प एज वाले लाइट पाएंगे। ठीक है, तो शेडो क्या डिपेंड करेगा आपके लाइट पे। लाइट जितना ब्राइट उतना डार्क बनेगा शेडो। या फिर आप दिखाना चाहते हो कि यहाँ पे ज्यादा लाइट है तो आपको शेडो ज्यादा डार्क बनाना है। ऑब्जेक्ट का शेडो और बेस का शेडो, ये दोनों में थोड़ा कंफ्यूजन रहेगा क्योंकि दोनों एक ही साइड में ही रहते हैं। जैसे मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, यहाँ पे ऑब्जेक्ट का शेडो भी है और ये बेस का भी शेडो है, तो ये दोनों जगह आपको हमेशा मुश्किल करेगा कि ये इसका साथ मर्ज ना हो जाए। तो इसके लिए आपको क्या करना है, एक रिफ्लेक्टेड लाइट भी आपको यूज करना है अगर ऑब्जेक्ट उस तरह सा है। ज्यादातर लाइट जो बैकग्राउंड का लाइट है वो रिफ्लेक्ट होते हैं ऑब्जेक्ट पे, तो इसीलिए हम लोग को थर्ड एक तो लाइट मिल जाता है हम लोग को यहाँ पे रिफ्लेक्ट करने के लिए। जैसे कि मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, एक छोटा सा यहाँ पे देखो, यहाँ पे शेडो है, नीचे में शेडो है, पर ये जो छोटा सा लाइट है ये रिफ्लेक्टेड लाइट है। ठीक है, यहाँ पे लाइट है पर यहाँ पे ऑब्जेक्ट का रिफ्लेक्टेड लाइट है, तो ट्रांसपेरेंट है, अंदर में जा रहा है, ये नहीं होगा। कोई अगर हार्ड लाइट में दिखाऊं तो ये रिफ्लेक्टेड लाइट यहाँ पे मुझे हेल्प करता है ऑब्जेक्ट से। अगर ऑब्जेक्ट लाइट हुआ, डार्क हुआ इस तरह सा, अगर ऑब्जेक्ट ये वाला ऑब्जेक्ट डार्क हुआ और ये शेडो लाइट हुआ तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इस तरह से अगर डार्क हुआ तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे इनडायरेक्ट लाइट, बैकग्राउंड का लाइट हल्का सा यूज करना है, थोड़ा सा इरेज कर सकते हो हल्का सा, फिर ब्लेंड कर सकते हो ताकि दोनों में सेपरेशन हो जाए। ये कंफ्यूजन हो सकता है कहीं कहीं पे। ठीक है, इस तरह इसीलिए हम लोग बेस को भी उस तरह से चूज करते हैं, कोई कॉटन, कोई पेपर, कोई बुक्स, इस तरह से रखते हैं कि उसका शेडो वो डिफ्रेंशिएट रहे। अगर कॉटन रखे तो उतना हार्ड लाइट उसमें आएगा नहीं, वो एब्जॉर्ब करेगा लाइट को, तो उतना ज्यादा डिटेलिंग उसमें आएगा नहीं, तो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद हम लोग बात कर रहे थे कि ये तो हो गया ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का शेडो। फिर हो गया बैकग्राउंड, बैकग्राउंड भी जरूरत पड़ेगा। एक टोटल पेंटिंग के लिए हम लोग को 3 चीज जरूरत पड़ेंगे, एक है ऑब्जेक्ट का शेडो, एक बेस और एक बैकग्राउंड। तो बेस को बोलते हैं हम लोग क्या, फोरग्राउंड, बैकग्राउंड एंड ऑब्जेक्ट। ये तीनों चीज चाहिए एक टोटल पेंटिंग बनने के लिए। यहाँ पे ये पीछे में जो है ये है बैकग्राउंड, नीचे में ये जो पोर्शन है ये है फोरग्राउंड या फिर बेस, और ये है ऑब्जेक्ट। ये तीनों चीज एक पेंटिंग बनाएगा। ये पेंटिंग नहीं है। अगर मैं बोलूं
अभी कोई आ रहा है? अभी कौन आ रहा है? अगर मैं बोलूं इसको पेंटिंग, ये पेंटिंग नहीं है क्योंकि इसका बैकग्राउंड कुछ नहीं है। बेस में थोड़ा शेडो तो है पर बेस अभी तक नहीं बना है और बैकग्राउंड कुछ नहीं है, तो ये टोटल पेंटिंग नहीं बन पाएगा। तो टोटल पेंटिंग बनने के लिए बेस जैसे जरूरत है, इस तरह से बैकग्राउंड जरूरत है। बैकग्राउंड का क्या इंपोर्टेंस रहेगा? बैकग्राउंड का इंपोर्टेंस सप्लीमेंट, उसको हाईलाइट करेगा, ऑब्जेक्ट को सपोर्ट करेगा, उसको ज्यादा लाइट एंड शेडो में फिल कराएगा। अगर यहाँ पे मुझे लाइट देना है ऑब्जेक्ट में, तो ये बैकग्राउंड अगर डार्क नहीं हुआ तो ये लाइट में नहीं दिखा पाऊंगा, ठीक है। और यहाँ पे शेडो नहीं दिखा पाऊंगा अगर यहाँ पे थोड़ा मीडियम ना हो। तो ये दोनों शेडो जो यहाँ पे है बैकग्राउंड का, ये ऑब्जेक्ट के लिए ही जरूरत है। इसका ज्यादा लाइट और ये डार्कनेस दिखाने के लिए बैकग्राउंड का दो जो मीडियम टेक्सचर शेडो जरूरत है। तो बैकग्राउंड का इंपोर्टेंस ऑब्जेक्ट के लिए ही है। अगर बैकग्राउंड आप बहुत ज्यादा डार्क कर दोगे तो इसका साथ में ये मर्ज हो जाएगा, ये डिस्टर्ब हो जाएगा। तो ऑब्जेक्ट भी ये डिस्टर्ब कर सकता है, इसलिए इसको देख के यूज करना है। और बहुत ज्यादा ड्रामेटिक पैटर्न वाइज या फिर वहां पे बहुत ज्यादा एलिमेंट वाले बैकग्राउंड कभी भी नहीं लेना है, नहीं तो मेन ऑब्जेक्ट को डिस्टर्ब करेगा। यहाँ पे बैकग्राउंड तो है ही है पर ये ऑब्जेक्ट का साथ में है पर इसको डिस्टर्ब नहीं कर रहा है। यहाँ पे कुछ है बैकग्राउंड, देखो यहाँ पे है, यहाँ पे है, ये दोनों बैकग्राउंड है पर यहाँ पे एक एलिमेंट है तो फोरग्राउंड में, ये बैकग्राउंड यहाँ पे थोड़ा शेड है इसलिए इसको ये कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। यहाँ पे डार्कर ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे थोड़ा लाइटर है इसीलिए डार्क दिख रहा है। हर जगह पे यहाँ पे थोड़ा लाइटर मुझे दिखाना है तो बैकग्राउंड थोड़ा डार्क कर दिया हूँ, बाकी चीज मुझे जरूरत नहीं है तो मीडियम टेक्सचर छोड़ दिया। यहाँ पे बैकग्राउंड मुझे हेल्प करेगा इसको ये लाइट दिखाने के लिए। इस तरह से आप बैकग्राउंड भी बनाओगे और बेस भी उस तरह से बनाओगे। तो एक एक चीज मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आपको बहुत सादा लो बड़ा करके, मैं बोल रहा हूँ एक एक चीज आप लोग लो बना के तो स्टार्ट विथ, हो सकता है कि एक ऑब्जेक्ट हो, दो ऑब्जेक्ट हो। मैं टास्क नहीं दूंगा पर बोलूंगा कि एक एक ऑब्जेक्ट अपना घर का यूटेंसिल वाला कुछ भी ले लो, कांच वाला या फिर इस तरह से कुछ मेटेलिक पोर्सिलिन कुछ भी हो, आप लोग उसको ले लो, उसको देख के बनाओ। इस तरह का शेप्स आप लोग का होगा घर में, बहुत सारे ऑब्जेक्ट होंगे इस तरह सा। बॉटल वगैरह में भी, बॉटल तो हो हर किसी का घर में होगा, परफ्यूम बॉटल या फिर कुछ भी सॉस का बॉटल, है ना। इस तरह से चीज होंगे आपका घर में। तो एक एक चीज को आप लोग 2B से लेके 8B तक उसको ड्रॉ करो और विथ बैकग्राउंड एंड बेस, ये दोनों चीज रहेगा और ये चीज रहेगा। उसको बना के एक छोटा सा पेपर, A4 साइज पेपर में उसको डिटेलिंग ड्राइंग करो और उसको डार्केस्ट डार्क वैल्यू देके उसको देखो क्या आपको कैसे दिख रहा है, फिर मुझे भेजो, ग्रुप में डालो, फिर फीडबैक लो। और इरेजर का भी आज जो बात किया था आपको, अगर इरेजर आपका पास में एक दो इरेजर है तो मार्केट जब भी खुलता है तो 2-3 इरेजर आप ले लेना विद डिफरेंट टेक्सचर। बहुत हार्ड इरेजर, मीडियम सॉफ्ट वाले रहते हैं और एक तो बहुत सॉफ्ट वाले रहते हैं। तीनों इरेजर आप ले लो, तीनों का अलग अलग काम है। जहाँ पे आपको छोटे से लाइट निकालना है, इस तरह से अगर कहीं पे निकालना है, ब्राइट लाइट निकालना है, पहले तो आप उसको छोड़ के बनाओगे, उसमें से फिर अगर इसको शार्प एज देने के बाद में आपको लगता है कि नहीं इसका अंदर कुछ शेड आ गया, हाथ में लग के इधर लग के, तो इसको क्लीन करना है, तो शायद मुश्किल से मुझे नहीं लगता है कि इसमें हो जाएगा। इसमें हो जाएंगे, बेस हो जाएंगे, बट टिप शायद नहीं पहुंचेगा या टिप तक नहीं पहुंचेगा, ये शायद नहीं होगा। ये पोर्शन के लिए ये आपका फेल हो जाएगा। तो क्या करना है, हार्ड इरेजर अगर है तो उसको चाकू में काट के साफ बनाना है, एजेस एकदम पिन जैसा वैसे बनाना है। तो उसमें छोटे से जगह पे आपको पेशेंसली उसको मिटा देना है। या फिर आपको मार्केट में अगर इस तरह से मिलता है इरेजर, मोनो जीरो इरेजर, जिसका अंदर में टिप रहता है इरेजर का, ये बहुत ज्यादा सॉफ्ट नहीं रहते हैं, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं रहते हैं, पर ये छोटे छोटे डिटेलिंग के लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहता है। तो ऐसे वाले इरेजर आप ले लो अगर इस तरह से इरेजर को कटिंग नहीं कर पाओ तो। ब्लेंडिंग के लिए, मिक्सिंग के लिए आप हाथ यूज नहीं करोगे, हाथ में मॉइस्चर रहता है जो पेपर में लग के ग्रेन्स खराब करेंगे। आप कपड़ा ले लोगे, कॉटन ले लोगे, रुई ले लोगे, या फिर स्टम्प। पेपर स्टम्प हम लोग एक बार बनाना सीखे थे फॉर पेस्टल्स। इस तरह से सॉफ्ट पेपर में अगर आप बनाओगे तो ये पेंसिल के लिए भी काम में आएगा,
दोनों साइड, एक वाइडर साइड यूज कर पाओगे और एक टिप छोटे छोटे एरिया के लिए, जो छोटे छोटे ये पोर्शन से ये सब के लिए, ये पोर्शन के लिए, ये सारे ये पोर्शन के लिए मिक्सिंग के लिए, जहाँ पे विड्थ कम होगा उसके लिए ये आपको जरूरत पड़ेगा। आपका पास में अगर बना लो तो अच्छा है, मैं तो नहीं बोल रहा हूँ आपको परचेज करने के लिए, पर मार्केट में ये चीज भी मिलता है। ठीक है, कोई डिफरेंट साइजेस मिल जाता है इस तरह से। तो प्रोफेशनल पोर्ट्रेट्स वगैरह के लिए ये सब जरूरत पड़ता है। अगर मैं अगर रेकमेंड करूँ तो बच्चों लोग के लिए नहीं बोलूंगा, बड़े लोग इसको अगर प्रोफेशनल कोई काम के लिए आप लोग यूज कर रहे हो पोर्ट्रेट्स के लिए, तो आप इसको यूज कर लेना। पोर्ट्रेट्स या फिर स्टिल लाइफ के लिए इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट आ जाते हैं। ये टिप रहता है एंड ये साइड टिकाऊ है, पर आप ऐसे ही बना सकते हो। आउटपुट से मतलब है, बहुत ज्यादा मटेरियल लेने का जरूरत नहीं है। मटेरियल लेने से बहुत ज्यादा काम आपका अच्छा हो जाएगा ऐसा कोई गारंटी नहीं है। अच्छा इरेजर होना अच्छा है, पेंसिल अच्छा होना है, और पेपर भी अच्छा होना है। पेपर आप मीडियम टेक्सचर या फिर मोटे वाले ले लेना पेपर पेंसिल के लिए, जितना अच्छा मोटा होगा उतना अच्छा रहेगा। तो मैं बोलूंगा कि आप लोग छोटे से छोटा एक ऑब्जेक्ट ले लो। मैं कुछ और दिखा रहा हूँ कि आपको अगर स्टार्ट विथ की बहुत ज्यादा चीज नहीं करना है, तो आप ऐसे एक छोटा सा सब्जेक्ट ले लो, एक टीप ऑयल ले लो, वही तो ही डिटेल छोटा सा लाइट विथ ये शेडो विथ ये लाइट, इस तरह से एक छोटा सा सब्जेक्ट। मैं कुछ सब्जेक्ट दे दूंगा आज ग्रुप में, आप वैसे भी कर लो, या फिर आप हर किसी का पास में बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, ये ये बहुत बढ़िया सब्जेक्ट है, ये आप लोग ट्राई कर लो। थोड़ा पेशेंस लगेगा, एक क्लास में नहीं होगा, 2 सीटिंग ले लो, 3 सीटिंग ले लो। ये जो बोलता था, ये जो छोटे छोटे फाइट वर्क, ये आपको इरेज नहीं करना है। इरेज इसको छोड़ के करो, फिर बाद में इरेज करो। इसको बिल्कुल लाइंस की तरह से ही छोड़ दो, बिल्कुल लाइन बना के छोड़ दो। फिर जब शेडिंग हो जाए उसका बीच बीच में एक एक सेट दे देना, तो वो स्टिचेस लगेंगे। ऐसा नहीं कि उसको पूरा कर दे और फिर थोड़े 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 उसको इरेज करते जाए कि नहीं मोनो जीरो इरेजर मुझे चाहिए, मुझे स्टिच मार्क निकालना है। नहीं, ऐसा नहीं है। ये पूरा लाइंस करके आपको छोड़ना है, फिर बीच बीच में पैक करना है, तो ये स्टिचेस लगेंगे। और इसमें ज्यादा क्या काम है, और बाकी सारे काम हो जाएंगे मुझे लग रहा है। ड्राइंग एक बार बन जाए ना, ड्राइंग अगर आपका अच्छे से बन जाए ना, फिर शेडो के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। ड्राइंग ही इशू है। ठीक है, तो आप लोग इस तरह से ये सब्जेक्ट हो, या फिर इस तरह से सब्जेक्ट हो, या फिर कोई ग्लास का ऑब्जेक्ट हो, ये हो, ठीक है, या फिर कोई 2-3 ऑब्जेक्ट हो, आप उसको लेके ट्राई करो। इस तरह से आप डिफरेंट डिफरेंट चीजों को लेके, ये ऑब्जेक्ट है, 2-3 ऑब्जेक्ट लेके करना है। ये सारे ऑब्जेक्ट अगर आपके घर में है तो आप उसको बना सकते हो। तो आपके लिए टास्क हुआ कि आप पेंसिल का रियलिस्टिक शेडिंग A4 साइज पेपर में बनाओगे, विथ नीट, एकदम नीट करके बनाओगे। लाइट भी रहेगा और डार्कनेस भी वहां पे आप यूज करोगे, 2B से लेके 8B तक यूज करोगे, और विथ बेस एंड बैकग्राउंड दोनों चीज रहेगा। ऑब्जेक्ट रहेगा, ऑब्जेक्ट का शेडो रहेगा। अगर ये शेडो अगर आपको दिखाना है तो थोड़ा ज्यादा शेडो भी यहाँ पे कर सकते हो, और यहाँ पे लाइट बहुत कम है इसलिए ये शेडो ज्यादा डार्क दिया नहीं, पर लाइट बढ़ा दो इसमें थोड़ा। अगर शेडो बढ़ा दोगे, यहाँ पे ज्यादा ब्राइट कर दोगे तो थोड़ा व्हाइट कर लो, और थोड़ा इरेज करके यहाँ पे थोड़ा शेडो कर दो, तो लगेगा कि ज्यादा ब्राइट है, ज्यादा लाइट है। यहाँ पे और इसको और व्हाइट कर लेना, यहाँ पे और व्हाइट कर लेना। तो चेंज करो, ऑब्जेक्ट को चेंज करो, पर इस तरह से कोई इजी सब्जेक्ट ले लो। तो या कैनवस हो, अपना सैंडल हो भी चलेगा, पर डार्केस्ट लाइट देखना है, डार्क देखना है, और एकदम लाइट देखना है, एंड विथ स्पार्क। अगर स्पार्क हो एकदम ब्राइट लाइट थोड़े वाले कहीं पे, ये बटन्स वगैरह में जिस तरह से है ना, थोड़े थोड़े लाइट्स, उसको कोशिश करो। इरेजर नहीं है, कटिंग करो, शार्प कटिंग करो। हार्ड इरेजर है, बहुत बढ़िया है, कटिंग करके शार्प एजेस निकालो, थोड़े थोड़े पेशेंसली निकालो। 2 सीटिंग में करो, 3 सीटिंग में करो, पर करो अच्छा लो, वर्क करके ग्रुप में पोस्ट करो। ठीक है, किसी को कुछ डाउट है तो मुझे पूछो।